हो गया, चल रहा है ठीक। तो इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला लेक्चर देखा है, जहां लेक्चर में हमने ये सीखा था किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में किस प्रकार से हम उसमें ईएमएफ देख सकते हैं कि भाई ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। आज उससे हम जस्ट आगे देखेंगे कि अगर हमको ईएमएफ पता है, या थोड़ा सा उसी पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना सीख लिया था। हमने लास्ट में जो है एक मैग्नेट के लिए किसी कंडक्टिंग कॉइल के अंदर जो है भेजने के लिए देखा था, उसमें कैसा इंड्यूस ईएमएफ या करंट ड्रॉ करता है। हमेशा लेंज ने क्या कहा है कि ऐसा इंड्यूस ईएमएफ या करंट ड्रॉ करेगा जिससे क्या हो, जिससे वो अपोज करे जिस कारण से वो प्रोड्यूस हो रहा है। यही हमेशा किया है। इससे पहले भी जितने भी हमने 6-7 किए थे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, उन सभी में यही फिनोमिना हो रही थी कि जिस भी कारण से ये उत्पन्न होता है उसी का ये अपोज करता है। ये सब हमने सीख लिया था। इसमें हालांकि हमने एक आध न्यूमेरिकल भी किए होंगे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उनको करने के बाद आइए आगे देखते हैं हम लोग आज थोड़ा सा इसी में। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और डेवलप हो। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। क्या निकालना है हमें? इंड्यूस ईएमएफ निकालें या इंड्यूस करंट निकालना है, एंड चार्ज फ्लोज through the coil at t equals to 0 to t equals to t नॉट। कहने का मतलब क्या बताना है आपको? इंड्यूस ईएमएफ बताना है, इंड्यूस करंट निकालना है, एंड चार्ज निकालना है जो कि उस कॉइल से फ्लो करे थ्रू द कॉइल एट t equals to 0 एंड t equals to t नॉट पे। ये निकालना है आपको। जैसे आप देख लीजिए, ये तरीका है, ये कोई हमारा कॉइल है, ये है कुछ ऐसा, ये कंडक्टिंग कॉइल है जहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, B इक्वल्स टू B नॉट टी स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है जहां टाइम के साथ ये वैरी करेगा, ठीक। एंड दूसरी बात क्या है, इस कॉइल कोई कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है वो भी देखना है हमें। तो यहां लिखेंगे हम, दिया गया है आपको क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल वो कितना है, R इक्वल्स टू है, सॉरी कितना है ये, इक्वल टू 4 ओम। R ओम, R मानते हैं, स्मॉल r ओम है, क्या है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस है। ओके, इतनी बातें हमको पता चल चुकी हैं। और कुछ निकाल सकते, हाँ इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमारा है r। अब देखिए इतना काफ़ी है आपको निकालने के लिए। चलिए बताइए कितना होगा।
कह रहे फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट एंड द चार्ज फ्लोज थ्रू द कॉयल एट टी इक्वल्स टू 0 एट टी इक्वल्स टू टी नॉट पे। बोलिए, ट्राई करिए आप थोड़ा सा। अब देखिए ऐसे सवालों का करवाने का सिर्फ इतना मतलब है, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा है थ्योरी में उससे थोड़ा सा और जो है कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो आपका, आप और अच्छे से सोच पाए इसके विषय में, इसके लिए है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट निकालना है एंड चार्ज फ्लोज थ्रू द कॉयल एट टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू टी नॉट पे। तो ये आपको बताना है इसको। थोड़ा समय लीजिए, प्रयास करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलिए, find the induced EMF and induced current and the charge flows through the coil at t equals to 0 and t equals to t नॉट पे। तो पहले हमें ये निकालना होगा, अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है या इंड्यूस करंट निकालना है तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा आखिर फ्लक्स कितना है। अब फ्लक्स निकालने के लिए क्या हमको पता होना चाहिए, जिस भी कंडक्टिंग कॉइल की बात कर रहे हैं उसका एरिया पता हो, और दूसरा वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कैसे है, कितना है, क्या वैल्यू है। तो अगर हम बात करें यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, दैट इज फाइव, और फाइव कितना होता है बी इंटू ए। हम मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर कुछ भी लेते हैं और यहाँ पर डायरेक्शन हम लेते हैं बाहर की ओर। चलिए, ये दिया नहीं था, करिए। तो क्या होगा फ्लक्स, दैट फाई कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स बात कर सकते हैं, चलिए टोटल फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज फाइव बी इक्वल्स टू क्या होता है बी डॉट ए। बी डॉट ए हमारा बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ए क्या है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अगर हम क्या लें कि बाहर की ओर ही लेते हैं तो ए और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा, दैट इज कॉस 0। भाई सेम ये बाहर की ओर है ये सिंबल, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लेते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 0, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज बी नॉट टी स्क्वायर, बी नॉट टी स्क्वायर एंड सेकेंड क्या होगा इनटू एरिया। एरिया कितना होगा, अगर हमारा रेडियस इस कंडक्टिंग सर्कुलर वायर का कितना है r है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये होगा फ्लक्स, फाई बी इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर डॉट पाई आर स्क्वायर। डॉट नहीं है ये, डॉट मत समझिएगा, यहाँ वेक्टर स्केलर हो गया ना ये सब। तो क्या है ये सिंपल सा बी नॉट टी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई किया गया है पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पे बी नॉट टी स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर क्या है एरिया है, सिंपल सा फाई भी यही तो होगा। और जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा था वो कॉस 0 है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। तो फाई भी हमारा कितना हो जाएगा, फाई भी होगा हमारा बी नॉट टी स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर, ये होगा वो 1 हो जाएगा। चलिए हमने बी नॉट जो है फाई बी निकाल लिया, फाई भी हमने फाइंड कर लिया। चलिए अब बात करते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ये कितना होगा। तो अगर हम फैराडे सर का नियम क्या है, इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ टाइम, दैट इज ई इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू क्या लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट ई इक्वल्स टू डी फाई बी अपॉन
dt, इसका मैग्नीट्यूड होता है ये। डायरेक्शन लेंज सर ने बताया था, लेंज का नियम, लेंज का अगर लॉ याद हो तो मैंने बताया था आपको, वो माइनस आ जाता है क्योंकि ये क्या करता है, जिस भी कारण से ये आता है उसका अपोज करता है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, बी नॉट आपका सेम रहेगा यहाँ पे, भाई डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, बी नॉट एंड टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t होगा। बाकी आपका ये सब कांस्टेंट है, सेम वैसा ही रखिए, पाई आर स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या होगा, अगर सब हम एम की एस में ले रहे हैं, आर मीटर में है और रेजिस्टेंस ओम है, ये सब है, तो टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा आंसर जो आएगा वो वोल्ट में आएगा। ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज ही है। दैट्स ईएमएफ इज इक्वल टू बी नॉट 2t पाई आर स्क्वायर वोल्ट। अब अगर हमें ईएमएफ मिल गया तो हमें और क्या चाहिए था, इंड्यूस करंट भी चाहिए। अब इंड्यूस करंट कितना होगा, दैट इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, अगर इसको हम इंड्यूस करंट को हम आई से शो करते हैं, आई डी कहते हैं, हम आई डी से दिखाते हैं, कोई क्लासिकल सिंबल नहीं है कि यही है, लेकिन हाँ अपने तरीके से हम दिखाते हैं इसको कि इंड्यूस करंट क्या होगा, हम आई डी से दिखाएंगे, इंड्यूस्ड करंट दैट इज आई डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये भाई जो भी वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, मीन्स जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये रेजिस्टेंस जो भी इस कॉइल का, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, जितना रेजिस्टेंस टोटल या उससे कुछ और जुड़ा होगा तो उसको भी जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल वो कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वही वहां पे रखेंगे हम। देन आईडी कितना हो जाएगा हमारा, अब इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, बी नॉट 2t पाई आर स्क्वायर, ये है वोल्ट में, अपॉन में आर रखेंगे, या रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कितना दिया था, स्मॉल आर था शायद, स्मॉल आर ओम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज आर। तो ये हमारा हुआ इंड्यूस करंट कितना होगा यहाँ पे। और क्या फाइंड करना है हमें, इंड्यूस्ड करंट हो गया ये, चलिए लास्ट में हमको फाइंड करना है इसमें कि फाइंड टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल। अब देखिए मान के चलिए मैं कहता हूं चार्ज कितना फ्लो किया, भाई जो भी चार्ज फ्लो करेगा इसका एक चक्कर हर जगह पे वही फ्लो करेगा। मान लेता हूं कहीं पे थोड़ा सा हम एरिया लेते हैं, थोड़ा सा सरफेस एक लेते हैं, अब इस सरफेस से कितने चार्ज फ्लो होते हैं किसी टाइम में, फाइंड द चार्ज फ्लोज थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू टी नॉट, मतलब एक जीरो समय लेंगे और कोई एक समय है जो कि एक जनरल फॉर्म में दिया गया टी नॉट दिया गया है, उसके बीच में यहां से कितने टोटल चार्ज कितना फ्लो होता है उसके विषय में बताना है हमको। ठीक है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। बाद में इसको पॉज करके अपना देखिएगा। चलिए तो यहां बताना है टोटल चार्ज फ्लोज थ्रू द कॉइल एट t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू टी नॉट। अब देखिए इस समय के लिए हमें निकालना है, हमें करंट क्या है ये पता है, करंट क्या है इंड्यूस करंट, ये हमको वैल्यू पता है। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे कि भाई I इक्वल टू होगा क्या, अगर मैं करंट की बात करूं I इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट dq बाई dt। अगर करंट की बात करूं तो क्या करंट को ऐसा नहीं लिखा जा सकता, भाई कोई भी करंट हो, मैं सभी करंट की बात कर रहा हूं,
करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये, किसी भी क्षण। आई क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। डी क्यू हमने इस तरफ लाया, आई डी टी होगी। अब हमें जिस भी समय के लिए चाहिए होगा उसे पूरा इंटीग्रेट करिए इसको, जहां तक चाहिए होगा। हमें कब तक के लिए चाहिए कि भाई हम चाहिए हमें टी इक्वल्स टू जब 0 हो समय और टी नॉट तक के लिए, तो उधर भी ऐसा ही करेंगे 0 से टी नॉट के लिए। हाँ, करंट जो है टाइम का फंक्शन हो तभी ये काम करेगा। करंट जो है टाइम का फंक्शन हो तभी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे है, तो हम जब बोलेंगे हाँ इतना चार्ज, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, उसी को हम बोल दे रहे हैं कि भाई टी बराबर 0 से टी नॉट में कितना चार्ज फ्लो किया, उसी को बोल देते हैं हम क्यू टोटल बोल देते हैं, कि जितना चाहिए टी समय में, क्यू टोटल। और ये हमारा हो जाएगा 0 से टी नॉट आई। अब आई की वैल्यू लिखिए यहाँ पर। आई कितना था? बी नॉट 2t पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। बी नॉट 2t एंड पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? आर, एंड ये हो जाएगा हमारा डी टी। देखिए अब यहाँ पे जितने टर्म कांस्टेंट हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया है? क्यू टोटल में अगर देखें तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के अंदर है, जैसे बी नॉट एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट जानते हैं, पाई क्या कांस्टेंट? आर कांस्टेंट है, आर रेजिस्टेंस उस कॉइल का है वो भी कांस्टेंट होगा। इन सब चीज़ों को हम बाहर वी कैन टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, दैट इज बी नॉट 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर होगा। क्या क्या कॉमन निकाला? बी नॉट 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर, और साथ में यहाँ पे क्या होगा? अंदर यहाँ पे क्या बचेगा? 0 से टी नॉट तक, एंड ये हो जाएगा हमारा टी डी टी। ये समझ में आएगा नहीं? सिंपल सा है ये। क्यू नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी, बी नॉट 2t पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ टी डी टी बचेगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू टोटल हो जाएगा हमारा, क्यू टोटल कितना हो जाएगा ये? दैट इज बी नॉट 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा? टी स्क्वायर बाई 2 आएगा ना इंटीग्रेशन करने पे, सॉरी 2 होगा, टी स्क्वायर बाई 2 यही आता है भाई। टी की पावर जो भी रहेगा n+1 अपॉन नीचे n+1, तभी तो आता है ये। अरे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस एक कांस्टेंट आता है, उसकी बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो कितना होगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और लिमिट रखेंगे टी नॉट एंड 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्यू टोटल क्या हो जाएगा? बी नॉट 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, बी नॉट आर, और ये कितना हो जाएगा? अपर लिमिट रखेंगे टी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एंड लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो हमको एक ही लेना है, टी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका? क्यू टोटल जो हो जाएगा, टोटल हमारा कितना हो जाएगा? बी नॉट टी नॉट का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर। दिस इज द टोटल चार्ज है ये हमारा हुआ टोटल चार्ज। तो ये कूलाम में आएगा। इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम। अगर सभी एमकेएस में है तो ये आंसर क्या होगा? कूलाम में होगा।
देखिए इसको एक दो बार और करिए, जैसे ही आप इतना ज़्यादा देखिए इसमें कितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा वो सभी इसमें यूज हो जाते हैं। ये पर्पज है इस न्यूमेरिकल को लगाने का। ऐसा नहीं कि ये आप आसानी से एक बार में लगा लेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए एक बार, एक दो बार लगाया करिए, क्योंकि इसमें देखेंगे जितने भी पहलू इससे पहले आपने सीखा वो सब इसमें यूज होता है। और यही होता है जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होता है, उस सब्जेक्ट या उस पेपर का जो है जो भी तरीके हैं, जितने भी थ्योरी होती है वो भी क्लियर होती है साथ में। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए इसको बाद में नोट करिएगा अपना। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। तो हमने जो पढ़ा है उसका जो है न्यूमेरिकल आप जो है, अभी तक 3 न्यूमेरिकल है ना, 2 हुए, चलिए तीसरा कर लीजिए। एक क्लास में कराया था, 2 अभी करवा दे रहा हूं, ठीक है। क्या ये ब्लैक वाला दिखेगा कि नहीं, आप देखिए, नहीं दिखेगा, चलिए मुझे ही नहीं दिख रहा है तो आपको क्या दिखेगा। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, ये कोई सर्कुलर रेक्टेंगुलर लूप है और इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, इसके अलॉन्ग जो है इसको रोटेट करता हूँ। जैसे समझिए आप कि कोई किताब है रेक्टेंगुलर, उसको हम घुमा रहे हैं ऐसे इस तरीके से, और क्या है उसका ओमेगा, ये दिया हुआ है आपको, एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है। और रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, जो भी जिससे ये बना होगा उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इसको कुछ वैल्यू मानते हैं, इसको लगभग है 4 ओम। ये किसकी बात कर रहा हूँ, इस जो सर्कुलर लूप सॉरी रेक्टेंगुलर लूप बना है किसी कंडक्टिंग मटेरियल का, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम। आपको 4 ओम दिया गया है, 4 ओम दिया गया है। बाकी ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये जो है रोटेट कर रहा है लगातार। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेता हूँ ये है एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है तो हम अंदर की ओर मानते हैं। बी इक्वल्स टू कितना है, ये 4 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, या इसी को बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ लूप भी दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको दिया गया है यहाँ पे ओमेगा भी दिया गया है 90 साइकिल पर मिनट, या 90 छोड़िए, इस बार हम लोग 60 साइकिल पर मिनट है, ये आपको दिया गया है। हमें बी दिया गया है, ए दिया गया है, ओमेगा दिया गया है, 60 साइकिल पर मिनट घूमता है ये। इस कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड यहां लिखेंगे हम, फाइंड ईएमएफ ऑफ कॉयल। कब, पहला ऑप्शन ये है फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट करे तभी के लिए हाफ साइकिल। और कैसा निकालना है, एवरेज में निकालना है, डेल फाई अपॉन डेल टी वाला, ठीक है, एवरेज। दूसरा क्या है, फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए निकालेंगे, ये भी हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। तीसरा क्या होगा, टोटल चार्ज, फिर निकालेंगे हम लोग टोटल चार्ज दैट फ्लोज
थ्रू द कॉइल फॉर हाफ साइकिल, ये निकालना। ये तीनों टर्म हम फाइंड करेंगे। ये सब न्यूमेरिकल करने का मतलब ये है, आप जितने भी चीजें अभी तक इसमें पढ़ा है सब आपके दिमाग में एक बार आ जाएगा, करने का तरीका आ जाएगा, कैसे हम सोचते हैं, यहाँ पे कैसी डायरेक्शन होगी, क्या घूमने से कैसे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, चार्ज भी कैसे होगा, भाई करंट निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपके मन में आ जाएगी एक बार। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक जो हमने क्लास में किया है एक न्यूमेरिकल किया था, अभी हम आज जो है लगभग 2 न्यूमेरिकल कर लेंगे। ये 2 नहीं, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं, ठीक है। इसी के अंदर कई चीजें निकालते हैं हम लोग एक साथ। नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व 1 सेकेंड, हम इसको मिनिमाइज थोड़ा छोटा कर देते हैं जिसको मुझे दिखते रहे यहाँ पे है क्या लिखा गया है। चलिए, आप लोग नोट कर चुके होंगे, मैं अपने लिए ये किनारे लिखा हुआ हूं बस। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले पूछा कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द कॉइल, किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल के लिए, और एवरेज निकालना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा इस केस में, द इंड्यूस्ड EMF induced EMF for the coil क्या होगा, हाफ साइकिल के लिए निकालना है। कब के लिए, हाफ साइकिल, और वो भी एवरेज। एवरेज का मतलब ये है कि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। वो कितना होगा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं, ई एवरेज लिख दीजिए यहाँ। और वो कितना होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब अभी इसी जगह आपने ये भी देखा, अगर डी फाई अपॉन डी टी दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू है। ये होगा कितना, फाई डिफरेंस है, फाई फाइनल जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल है, और फाई माइनस फाई क्या होगा, इनिशियल, अपॉन में क्या होगा, डेल्टा टी। दिस इज द वैल्यू। अब मेरी बात को समझिए आप, जैसे मैं बात करूं इसकी, जैसे ये पेपर है, ठीक है, ये हमारा कॉइल है, ये हमारा कॉइल है। अब कह रहा हाफ साइकिल घूमने के लिए बात कर रहा है। तो हाफ साइकिल घूमने का मतलब क्या है कि ये साइड यहाँ पे है, मतलब पूरा कितना घूमेगा, एक साइकिल का मतलब क्या हुआ, इसको घूमने का मतलब, अगर ये रोटेट करता है तो मतलब ये घूम के यहाँ से जाए और जिस साइड रहा था उसी साइड में वापस आ जाए, दैट इज फुल साइकिल। लेकिन यहाँ बात कर रहा हाफ साइकिल के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ गया और यहाँ से ये घूमना स्टार्ट किया, कितना घूमा, ये गया, दैट इज पाई, 180 घूमेगा, केवल 180। शुरुआत में यहाँ था, लास्ट में कहाँ गया, यहाँ पे गया। तो होगा क्या, इसके घूमने से हमारा एरिया वेक्टर चेंज होगा। अगर शुरुआत में हमने कोई भी एरिया वेक्टर माना हो कि भाई इनिशियली मान के लिए ये हमारा है, इस तरह से है, और हमने एरिया वेक्टर इसको अंदर की ओर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है, तो फाई बी और ए के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री। लेकिन जब हमने क्या किया, अब इसी को इसे घुमा घुमा के कहाँ पे ले गए, पीछे साइड ले गए, तो अब हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर चेंज होगा कि नहीं। अब एरिया वेक्टर में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 180 का, दैट इज ई एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी इंटू ए। मैं एरिया भी ऐसे ही मानता हूं, लिख
पता है लेकिन लिखते हैं वैसे, अभी वैल्यू रखेंगे हम लोग। बी ए एंड कॉस 180, भाई यहाँ से यहाँ घुमा तो कितना डिफरेंस आया, यहाँ से गया और यहाँ तक। तो मतलब अब क्या हुआ कि हमारा जो बी था वो इधर है पीछे ही साइड, वो अंदर ही जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एरिया वेक्टर किधर आ गया, इधर आ गया। मतलब कितना है इन दोनों के बीच का एंगल, अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब 180 एंगल हुआ ना, ठीक है। माइनस, अब शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत जब ऐसा ही था तो हमारा एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो टोटल कितना आया 0 डिग्री। तो ये कितना होगा, बी ए कॉस 0 अपॉन में डेल्टा टी। अपॉन में डेल्टा टी। तो ई एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 एंड दैट इज, ये कितना हो जाएगा टोटल माइनस बी ए, और ये माइनस हमारा पहले से, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये कितना होगा -1 होगा, ये कितना होगा 1, दैट इज माइनस बी ए, फिर माइनस बी ए अपॉन डेल्टा टी। अब मैग्नीट्यूड लेना है तो देखिए ई एवरेज कितना हो जाएगा, मतलब 2ba अपॉन में कितना होगा डेल्टा टी। अब देखिए हमें b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता, a का भी पता है जो भी दिया है, देखिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। a भी पता है हमको, लेकिन अब सोचिए, हाँ यहाँ पे दिया है कि टोटल समय कितना लगेगा, ये एवरेज, मतलब उस समय में कितना समय लगा कि जब ये क्या हुआ, जब आपका रेक्टेंगुलर कॉइल हाफ साइकिल टर्न करता है, वो समय कितना होगा, बोलिए वो समय कितना होगा। कैसे निकालेंगे इसको, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल, इसमें कुछ दिया गया है इसमें, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे हमें दिया है सिंस डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, देखिए ओमेगा हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, ओमेगा दिया गया है हमें 60 साइकिल पर मिनट, 60 साइकिल पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 साइकिल पर मिनट है, ये पर मिनट मीन्स कि ये 60 साइकिल पूरा करता है कितनी देर में, 60 सेकेंड में। अगर सेकेंड में चेंज करें, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 होंगे, कि 60 साइकिल पूरा करता है 60 सेकेंड में। तो अब बताइए एक साइकिल पूरा करेगा कितनी देरी में, 60 अपॉन, अच्छा हाँ 60, ये कितना हुआ 1 सेकेंड आया, मतलब एक साइकिल पूरा करता है कितना, 1 सेकेंड में। तो अब बताइए हाफ साइकिल कितनी देरी में पूरा करेगा, क्योंकि आधा ही साइकिल हमको देखना है, उसके लिए समय निकालना है, वो कितना होगा 0.5 या 1/2 सेकेंड। कितना समय लेगा, 1/2 सेकेंड का समय लेगा इसको हाफ साइकिल पूरा करने में, कवर करने में। तो अब हम निकाल सकते हैं, अब हमको सब कुछ पता है, निकाल सकते हैं हम। क्या हो जाएगा देन, ई एवरेज कितना हो जाएगा, ई एवरेज हो जाएगा हमारा 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻², एंड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड 4 ओम, ठीक। अब देखिए b की वैल्यू हमें दिया गया है 2ba है, 2ba अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या होगा 2b कितना है, 4 इंटू 10⁻², चेक करिएगा यही है, ठीक है, ये है b की वैल्यू, टेस्ला में दिया गया, MKS में ही सब वैल्यू रखेंगे। अब a की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे a कितना दिया गया है, a गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 30 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यही होगा कि नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30
इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपॉन में 1/2, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ई एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 48 होगा ना लगभग। 2 ऊपर जाएगा, 16 हुआ, 48 या हम कहें 480, एक जीरो भी है, और 10⁻⁻6 होगा। 4 2 6, चेक करते रहिएगा। उसके बाद या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ई एवरेज कितना होगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये कितना होगा, वोल्ट। तो ये वैल्यू आएगी ई एवरेज कितना होगा। ईएमएफ कितना है हाफ साइकिल के, 4.8 10⁻⁻⁴ वोल्ट होगा। सिमिलरली हम निकालेंगे किसके लिए, हम निकालेंगे फुल साइकिल के लिए कितना होगा, फुल साइकिल में ये कितना आएगा। तो फुल साइकिल के लिए निकालते हैं हम। वैल्यू याद रखिएगा बस। तो हो जाएगा दूसरा जो हमारा इसमें है वो क्या है, फॉर फुल साइकिल। इसके लिए क्या होगा भाई, ई हम लेंगे एवरेज में, दैट इज डी फाई लिख रहा हूँ, डेल फाई होगा ना, ये डेल फाई अपॉन डेल टी ये है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, दैट ई एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, फाई फाइनल कितना होगा हमारा, फाई फाइनल कितना होगा, फाइनल अब देखिए, अब इस बार क्या होगा, पूरे फुल साइकिल की बात कर रहा है ना ये हमने लिया, तो हमारा इनिशियल जो है ये वेक्टर है अंदर है, मतलब मैं इसको मान रहा हूँ ना, देखिए एरिया वेक्टर अपने हिसाब से हम लेंगे, हमने लिया भी है अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में मान लिया कि इनिशियल पोजीशन है। हमने क्या किया इस बार, इसको हमने ये राउंड करना स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, और करते 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 फिर से वहीं लेके आए। तो हम कहें कि भाई ये क्या होगा, जहां से था वहीं पे फिर से गया, जहां पर था पहले से वहीं पे चला गया। तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल ही रहेंगे, या कहिए कि 2 पाई का डिफरेंस आता है, 2 पाई करेंगे फिर से वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, बी ए माइनस बी ए कॉस 0, और इसके लिए, और दोनों के लिए सेम ही रहेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब एवरेज इंड्यूस ईएमएफ फॉर फुल साइकिल दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया कि नहीं, जहां पे था वहीं फिर से हम पहुंचेंगे, बी ए और माइनस इनिशियल सेम वही है बी ए, भाई जहां पे हम थे वहीं पे फिर से घूम के आ गए ना, तो एंगल और बी और ए के बीच में एंगल वही रहेगा, पहले जो था वही रहेगा, लेकिन ये माइनस तो डिफरेंस के लिए है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, पूरा 0 आ गया। अब इसी में तीसरा प्रश्न है आपका, भाई फाइंड करिए टोटल चार्ज कितना होगा जब वो हाफ साइकिल घूमता है। देखिए एक तरीका है इंटीग्रेशन करें, कि इंटीग्रेशन करके समय हम कहां से कहां तक ले, हाफ साइकिल का समय कितना लगा था, 0.5, मतलब t इक्वल टू 0 से 0.5 तक इंटीग्रेशन करें, करंट हमको निकाल लेंगे हम लोग r से डिवाइड करके। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और देखिए, जैसे मैं बात करूं कि क्या हम अगर आई करंट की बात करें, एवरेज करंट की बात करें, तो क्या होगा, दैट इज एवरेज इंड्यूस ईएमएफ अपॉन क्या होगा, दैट रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। अरे ओम के नियम से भाई, ओम्स लॉ ये हमेशा काम करता है, ठीक है भाई, ओम्स लॉ हमेशा काम करने का मतलब यहाँ पे तो काम करेगा, ठीक है, जहाँ भी लीनियर चेंज होता है। बाकी जब हम सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ेंगे तो वो बात दूसरी है। तो ये कितना है, V इक्वल्स टू आई आर, और I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर, ठीक। सेम ऐसा I V
अपॉन आर, आर कितना होगा, आर इसका दिया था हमारे पास, शायद 4 ओम था क्या, हाँ 4 ओम, हाँ 4 ओम दिया है। चलिए अभी हम इसकी वैल्यू आर रखते हैं, केवल आर रखते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हाफ साइकिल के दौरान बोल रहा है कि हाफ साइकिल में टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा उस कंडक्टिंग रॉड से। किसी भी पॉइंट को आप एक लीजिए और उसके उस समय को देखिए कि हाफ साइकिल के दौरान टोटल कितना चार्ज फ्लो किया उस रेक्टेंगुलर लूप में, तो निकल जाएगा। अच्छा, आई एवरेज करंट को हम और क्या लिख सकते हैं एवरेज फॉर्म में, कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये लिख सकते हैं। और ई एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा कि डेल फाई क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, ये होता है। और 1/r को आप वैसे ही रहने दीजिए, डेल्टा टी से डेल्टा टी हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। और हमारे पास बचा क्या, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन आर। तो हमें डेल्टा क्यू ही तो निकालना है, और डेल्टा फाई हमको पता है हाफ साइकिल में कितना हुआ, अभी निकाला हमने, कितना था डेल्टा फाई, कितना होगा, चेंज कितना हुआ था 2BA का। अरे ऊपर देखिए, अभी निकाला था हम लोगों ने, याद है कि नहीं, अभी तुरंत इससे पहले निकाला है, ये देखिए ये निकाला है 2BA आया था ना, ये है 2BA। चलिए इसमें हम वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए तो 5B 2BA होगा अपॉन आर। अब इसकी वैल्यू रखिए, 2 होगा, B कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है टेस्ला में, MKS में सही है। ये कितना होगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो चेंज करेंगे 10 पावर माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 पावर माइनस 4 होगा। अपॉन कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम है, ये कट गया हमारा 4 से, ये कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 3 दूनी 6, ये हो गया ना 3 दूनी 6 0 और 10 पावर माइनस 6, और ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये होगा। और ये किस में होगा, कूलाम में। और इसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि उतने समय हाफ साइकिल के दौरान जो है, हाफ साइकिल में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने फ्लो हुए, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। और ये किससे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज क्या हो, क्वांटाइज्ड होते हैं। हम फार्मूला जानते हैं कि टोटल क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, NE होगा, जो भी डेल्टा क्यू हमने निकाला है। अगर इसी में E से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कि उस हाफ साइकिल के दौरान टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो कि वो रेक्टेंगुलर लूप से घूम के गए हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने न्यूमेरिकल करा, इसको बार बार 1-2 बार आप और घर पे करिएगा। जितने कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं सभी का इसमें यूज होता है, इसलिए करवाए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का पर्पज ये है, इसे थ्योरी की तरह ही समझिएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सभी बातें इसमें है जितनी बातें हम पढ़ते हैं। तो अभी शुरुआत तक के लिए, जैसे हमारा ये दूसरा लेक्चर है तो अभी के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।